ओके बेटा, अब हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बेटा ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के हिसाब से, ये अक्सर बोर्ड में आ जाता होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है इसमें। बेटा वो ये लॉ ये कहता है कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है उस आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। कंजर्व रहने का मतलब क्या है? कंजर्वेशन का मतलब क्या है? एक जैसा रहना, मोमेंटम ऑफ सिस्टम चेंज नहीं होता। यानी कि वो कह रहे हैं मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पे बेटा याद रखो, सिस्टम की बात हो रही है, इंडिविजुअल बॉडी की बात नहीं हो रही। तो इसलिए बेटा फिर से गौर सुन लो कि अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है और वो मोर देन वन बॉडीज इंटरेक्टिंग बॉडीज पर मुश्तमिल है, तो उस पूरे के पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, वो क्या रहेगा? हमेशा वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। बॉडीज का इंडिविजुअली ये मोमेंटम बदल सकता है, लेकिन पूरे के पूरे ओवरऑल आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब सबसे पहले देखो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर कोई बैरूनी कुव्वत असरअंदाज ना हो रही हो, उसको कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। लाइक मैं कहता हूँ एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर सर्टेन बॉडीज हैं, वो मूव कर रही हैं आपस में। अब वो सिर्फ आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, कोई बाहर से कोई फोर्स उनको तंग नहीं कर सकती। तो ऐसा सिस्टम जो होगा वो आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा। अब बेटा इसको मजीद स्टडी करने के लिए हमने एज्यूम किया कि हमारे पास दो बॉडीज हैं। ठीक है, अब ये जो दो बॉडीज हैं, याद रखो ये बॉडीज हैं स्मूथ हैं, हार्ड हैं, और बेटा ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर मूव कर रही हैं। अब फ्रिक्शनलेस सरफेस कहने का मकसद क्या है? यहां पे हमने जिक्र किया आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिस पे एक्सटर्नल फोर्स न लगे। अगर मैं यहाँ फ्रिक्शनलेस सरफेस का जिक्र ना करूं तो इसका मतलब ये होगा कि जिस सरफेस के ऊपर ये बॉडीज मूव कर रही हैं उस सरफेस की फ्रिक्शन इनके ऊपर एक्ट कर रही होगी। तो वो जो फ्रिक्शन होगी बेसिकली वो एक एक्सटर्नल फोर्स के तौर पर काम करेगी। क्योंकि मैं इस वक्त सिस्टम सिर्फ दो बॉडीज को कंसीडर कर रहा हूं, मैं एक्सटर्नल फोर्स सरफेस को कंसीडर नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे सबसे पहले यही कहा है कि हमने अज्यूम किया कि दो बॉडीज हैं जिनका मैथ है m1 और m2। ठीक है, और इस केस में वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। मैसेज दोनों बॉडीज के डिफरेंट हो सकते हैं, मैसेज का सेम होना जरूरी नहीं है। m1 में भी और मे नॉट बी इक्वल टू m2, ये जरूरी नहीं है कि दोनों मैसेज इक्वल हो। ठीक है, ये एक स्मूथ और हार्ड सरफेस के ऊपर मूव कर रही है और एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। अच्छा बेटा, m1 की जो वेलोसिटी है वो है u1 और m2 की वेलोसिटी है u2। अब याद रखो बेटा, जो m1 की वेलोसिटी है उसको हमने u1 कहा है, ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है। u1 जो वेलोसिटी है ये इस वक्त क्या है? कांस्टेंट है। u2 है वो भी क्या है? कांस्टेंट है। मतलब दोनों बॉडी इस वक्त इक्वल या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हैं। ठीक है, मतलब इस वक्त ये दोनों बॉडीज एक्सेलरेट नहीं कर रही, कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही, वो एक स्मूथ सरफेस के ऊपर स्लाइड करती जा रही हैं। स्लाइड क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है तो इसका मतलब ये घूम नहीं रही होंगी बल्कि इसके ऊपर स्लाइड कर रही हैं। ठीक है, ओके बेटा, अब स्लाइड के दौरान इसकी वेलोसिटी u1 है, कांस्टेंट है, और इसकी अपनी वेलोसिटी u2 कांस्टेंट है। लेकिन इस वक्त u1 है वो ग्रेटर है u2 से, मतलब ये बॉडी ज्यादा तेज है, ये बॉडी स्लो चल रही है। अगर ये एक ही लाइन में मूव करें तो कुछ देर बाद क्या होगा? ठीक है, क्या होगा बेटा? जब मूव कर रही है तो आगे वाली बॉडी चूंकि वो स्लो है, पीछे वाली तेज है, तो मूव करते 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 पीछे वाली आके इसको टकराएगी। ठीक है ना, वो आगे जब इसको टकराएगी तो टकराने के बाद क्या होगी? इसकी वेलोसिटी में भी तब्दीली आएगी और इसकी वेलोसिटी में भी तब्दीली आएगी। अब इसकी वेलोसिटी u1 से चेंज होके हो गई है v1 और u2 से चेंज होके हो गई है v2। ठीक है, अब यहां पे बेटा क्या हो रहा है? अब गौर से देखो, यहां पर जब बॉडीज कोलाइड नहीं की थी बिफोर कोलिजन, इस बॉडी का मोमेंटम कितना होगा? m1 u1, और इस बॉडी का मोमेंटम कितना होगा? m2 u2। मोमेंटम का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, p इक्वल टू मास टाइम्स वेलोसिटी। इसका मास m1 है, इनिशियल वेलोसिटी u1 है, इसका मास m2 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है। तो इसका मोमेंटम m1 u1, इसका होगा m2 u2। और टकराने के बाद इसका मोमेंटम फर्स्ट बॉडी का अब कितना हो जाएगा? अब m1 u1 से चेंज होके हो चुका है m1 v1 और इसका m2 u2 से चेंज होके हो चुका है m2 v2। ठीक है, अब इसकी डेरिवेशन की तरफ आते हैं। ठीक है, अब बेटा इधर देखो,
टकराने से पहले बिफोर कोलिजन इनिशियल मोमेंटम ऑफ द मास m1 कितना था, m1 u1, और इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m2 कितना था, m2 u2। ठीक है, अब टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना है टकराने से पहले, कोलिजन से पहले टोटल मोमेंटम इन दोनों का कितना होगा, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, जाहिर सी बात है। तो वो क्या हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ मास m1 प्लस मोमेंटम ऑफ मास m2 दैट इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। ये है टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, अब बेटा टकराने के बाद क्या होगा, आफ्टर कोलिजन फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, m1 v1, और मास m1 का हो गया m1 v1, और फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m2 कितना हो गया, m2 v2। यही वही बात बेटा जो मैंने आपको भी बताई थी, इसका m1 v1 हो गया और इसका m2 v2 होगा टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन। ठीक है ना, ये वाली बात हो, ये जो फिगर्स हैं ये आफ्टर कोलिजन की फिगर्स हैं। ठीक है ना, ओके। इसका मोमेंटम m1 v1, m2 का मोमेंटम हो गया m2 v2। अब टोटल फाइनल मोमेंटम कितना हो गया आफ्टर कोलिजन, इन दोनों का मोमेंटम को ऐड कर देंगे, वो हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम हर हाल में एक जैसा रहता है। क्या मतलब है इसका, कि मोमेंटम बॉल्स के टकराने से पहले जो टोटल मोमेंटम था टकराने के बाद भी वही रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन will be equal to total final momentum of the system after collision, that is m1 u1 plus m2 u2 will be equal to m1 v1 plus m2 u2। This is the final equation of law of conservation of momentum।